हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कैची केमिस्ट्री। हमने इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें सेक्शन बी तक सॉल्व किया था। आईएससी 2023 का पेपर का इवैल्यूएशन और सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे वो है सेक्शन सी, जो कि 21 मार्क्स का था और क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आया था 20% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 5 मिनट्स। तो 20% का टाइम दिया है 5 मिनट्स। हाउ मच टाइम will the 60% रिएक्शन टेक टू कंप्लीट। 60% के लिए कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना होगा और वहां पर हाफ लाइफ पीरियड भी कैलकुलेट जो है वो करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देख लो। तो यहाँ पर पहला जो था हमारा 20% था, तो a जो होगा वो 100% है, x जो है 20%, तो a माइनस x जो होगा 100 माइनस 20 मतलब 80%। तो t जो है 5 मिनट दिया है, इससे हम लोगों ने k को निकाल लिया है 0.044 मिनट इनवर्स, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो k है इसको हमने यूटिलाइज किया है और यहाँ पर सेकेंड जो केस है ये केस 2 है और ये केस 2 में a जो है 100% ही रहेगा पर x जो है 60%, क्योंकि हमें पूछा है 60% के लिए टाइम कितना लगेगा। तो a माइनस x जो होगा वो 40% होगा और t इक्वल टू 2.303 फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है उसको ही तुम यहाँ पर डालोगे और डाल के टाइम जो है 20.82 मिनट ये जो है हमारा निकल रहा है। और यहाँ पर से हाफ लाइफ भी कैलकुलेट करने को बोला था, तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने को बोला है, ये तो फर्स्ट आंसर हमारा निकल गया। अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था? हाफ लाइफ का फॉर्मूला था इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पर के तो निकल गया है 0.044, तो 0.693 बाई 0.044। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 15.75 जो है ये आता है। 15.75 जो है ये आता है। और इसका यूनिट जो होगा वो मिनट में ही होगा, तो 15.75 मिनट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देने को बोला था। पहला है सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर का तो बहुत सारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर N2Cl एक डायजोनियम सॉल्ट यहाँ पर लेना पड़ता है और यहाँ पर तुम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर CuCl भी दे सकते हो, CuBr भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर CuBr और HBr का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ। तुम Cl भी दोगे तो सेम ही होगा, मतलब नंबर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा प्लस N2 निकल जाएगा और प्लस HCl जो है निकल जाएगा। तो ये सैंडमेयर का रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट वर्ज रिएक्शन। वर्ज रिएक्शन कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर CH3Cl को पकड़ लिया है, तुमने CH3I पकड़ना है तो वो भी तुम पकड़ सकते हो। यहाँ पर 2Na प्लस ClCH3। यहाँ पर एरो देखे ड्राई ईथर ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा क्योंकि वो जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर काम में आता है। तो 2NaCl निकल जाएगा, तो यहाँ पर CH3 और CH3, तो 2 CH3 ऐड हो जाएगा, मतलब इथेन जो है बन जाएगा और 2NaCl जो है तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है फिंकलस्टेन रिएक्शन। फिंकलस्टेन रिएक्शन आयोडीन से कन्वर्ट करने के लिए यूज होता था। तो आयोडीन के अलावा कोई भी हमने ले लिया CH3Cl, उसके साथ तुमने दे दिया Na और एरो देके दे दिया यहाँ पर एसीटोन। तो यहाँ पर CH3I जो है तैयार होगा प्लस NaCl जो है निकल जाता है। तो यही फिंकलस्टाइन है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो ये तीन हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन था, ये तीन इस तरीके से कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि तुम्हें CH3Cl ही यहाँ पर लेना पड़ेगा, यहाँ पर CuBr लेना पड़ेगा। तुम सैंडमेयर में CuBr CuCl कुछ भी ले सकते हो, पर CuBr लिखोगे तो HBr लिखना पड़ेगा, CuCl लिखोगे तो HCl लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो, फिंकलस्टेन में भी कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला है तो कोई भी एल्किल हैलाइड भी यहाँ पर चलेगा। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज। इसके अलावा भी जो जो बुक में था तुम एग्जांपल दे सकते हो। नॉन रिड्यूसिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि इवैल्यूएशन का जो शीट होता है उसमें होता है वो है सुक्रोज। तो ग्लूकोज जो है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज। नेक्स्ट, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये डीनेचुरेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है ये बोल सकते हो तुम।
तो denaturation of protein is an irreversible change in which proteins get precipitated when they are heated with alcohol, concentrated inorganic acid or by salts of heavy metal. Protein is uncoiled and its shape is destroyed. क्योंकि इसमें ओनली प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वही प्रिजर्व रहता है, बाकी सब स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है. कैरेक्टरिस्टिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट. एग्जाम्पल क्या क्या है? बॉइलिंग ऑफ एग, मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्शन. तो इस तरीके से ये तुम लिख सकते हो. छोटा करके अगर लिखोगे कि ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस होना भी डिनेचुरेशन है, क्योंकि एक नंबर था, एग्जाम्पल लिखना उतना नेसेसरी नहीं है, उसमें भी नंबर मिल जाएगा. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन था? विटामिन ए था, डी था, ई था और के था. तो ए डी ई के से बोल सकते हो. वाटर सोल्यूबल में विटामिन सी जो है और बी कॉम्प्लेक्स कोई भी बोल सकते हो. तो जो इसमें से कुछ भी लिखोगे नंबर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया था सॉल्यूशन का. 2 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन. तो ये W2 जो है हमें दिए है 2 ग्राम, 25 ग्राम W1. इट शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62. डिप्रेशन ही दे दिया है, मतलब डेल्टा TF. केफ जो है ये भी दे दिया है और मॉलिक्यूलर वेट मतलब M2 भी दिया है. व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन? यहाँ पर डिसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल को तुम सॉल्व कर सकते हो कुछ इस तरीके से. W2 जो है 2 ग्राम, W1 25 ग्राम, डेल्टा TF 1.62 दिया था. केव जो है 4.9 और M2 जो है मोलर मास जो दिया था बेंजोइक एसिड का 122 ग्राम पर मोल. तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M होता है, पर यहाँ पर I आएगा वेंट ऑफ फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने को बोला है. एसोसिएशन डिसोसिएशन आएगा तो I तो आएगा ही आएगा. तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M मतलब मोलालिटी, W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1. इसमें वैल्यू सब पुट करोगे तो I जो है तुम्हारा निकल जाएगा 0.04. अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर 0.50 ही लिख देंगे. तो 0.50 लिखने पर एक्चुअली बाद में देखना 100% एसोसिएशन आ जाएगा. तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन 100% नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा 3 डिजिट लेना होता है, क्योंकि ये बोर्ड का रूल होता है कि 3 डेसिमल प्लेस तक तुम लोग उसको राउंड ऑफ करो. तो 0.504 ऐसे अगर लोगे तभी जाके वो छोटा सा डिफरेंस जो है आएगा. अब यहाँ पर बोला है कि डाइमर फॉर्मेशन हुआ है तो n इक्वल टू 2 होगा. डिग्री ऑफ एसोसिएशन का जो फॉर्मूला है x इक्वल टू I-1 बाई 1 बाई n-1. यहाँ पर अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा 0.992 मतलब 99.2% ऑफ डिसोसिएशन आएगा. कि इसमें 100 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर इजीली परसेंटेज में कन्वर्शन हो जाएगा. नेक्स्ट, फेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एलिफेटिक अल्कोहल. ये सब रीजन हमें देना पड़ता है. तो कैसे यहाँ पर बोलेंगे? फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू, ये लिखना ही पड़ेगा, स्टेबिलाईजेशन ऑफ फेनॉक्साइड थ्रू द रेजोनेंस. तो फेनॉल में बहुत अच्छा रेजोनेंस होता है और फेनॉल से ज्यादा फेनॉक्साइड आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है. तो यहाँ पर ये है फेनॉल, और उसमें अगर तुम देखो यहाँ पर फेनॉल एक्चुअली सॉल्यूशन में रहता है वो माइनस और H प्लस, मतलब इसका हाइड्रोजन को छोड़ने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये फेनॉक्साइड आयन अगर तैयार करेगा उसको रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिलता है. तो इसीलिए ये रीजन ही लिखना पड़ेगा, ये कीवर्ड है. नेक्स्ट, इथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म वेयर एज मिथेनॉल डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन. इथेनॉल में ऐसा क्या है कि जो आयोडोफॉर्म दे रहा है? इथेनॉल में एक्चुअली इथाइल अल्कोहल क्या है? CH3CH2OH, तो इट कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटाल्डिहाइड, मतलब CH3CHO. और जिसमें CH3CHO एक एल्डिहाइड है जिसमें CH3CO ग्रुप है, विच कंटेन्स मिथाइल कीटो ग्रुप या कीटो मिथाइल ग्रुप, मतलब CH3CO कंटेनिंग कोई भी एल्डिहाइड तो आयोडोफॉर्म देता है. इसीलिए इथाइल अल्कोहल जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है. वेयरएज मिथाइल अल्कोहल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सिर्फ CH3OH. उसको ना तुम ऐसे कोई एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो कि जो जिसमें CH3CO ग्रुप या कीटो मिथाइल ग्रुप है. तो इसलिए मिथाइल अल्कोहल जो है आयोडोफॉर्म नहीं देता है, पर इथाइल अल्कोहल देता है. नेक्स्ट, ईथर शुड नॉट बी डिस्टिल्ड टू ड्राइनेस. ईथर को कभी भी ड्राई नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ईथर्स आर नॉट डिस्टिल्ड टू ड्राइनेस फॉर द फियर ऑफ एक्सप्लोजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड. इतना लिखोगे तब भी मार्क्स मिल जाएगा. ईथर को जब भी ड्राई करने जाओगे पेरोक्साइड फॉर्म होगा जो कि एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है. तो इसीलिए और ये स्किन को भी बर्न कर सकता है या डैमेज भी कर सकता है. तो इसीलिए ईथर को डिस्टिलेशन करके ड्राइनेस मतलब ड्राई नहीं किया जाता.
नेक्स्ट एबीसी आइडेंटिफाई करने को बोला था, यहाँ पर CH3 COOH NH3 हीट दिया है, तो ये ए जो होगा ये CH3 CONH2 होगा, मतलब ऐड हो जाएगा। उसके बाद Br2KOH दिया है, तो ये हॉफमैन डिग्रेडेशन CH3 NH2 हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है, तो बहुत बार ये आ चुका है। 1 डिग्री एमीन के ऊपर CHCl3 NaOH, मतलब ये कार्बिल रिएक्शन है, तो ये NC हो जाएगा। तो यहाँ पर ABC आइडेंटिफाई हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर Br में KCN दिया है, तो CH3CN हो जाएगा। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया है, तो CH3CH2NH2 हो जाएगा। और यहाँ पर HNO2 दिया है, तो NH2 जो है OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 CH2 और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ABC आइडेंटिफाई हमने कर लिया। यहाँ पर एक्चुअली हाफ करके था, तो यहाँ पर ऊपर में हाफ 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 और नीचे भी आइडेंटिफाई करने के लिए हाफ हाफ हाफ। नेक्स्ट कन्वर्शन दिया है इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आइसोसाइनाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड क्या है, C2H5Br। अब इसको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली AgCN यूज कर लो, तो डायरेक्टली हो जाएगा। C2 कोई भी एल्किल हैलाइड के ऊपर AgCN अगर दोगे तो NC होगा आइसोसाइनाइड, प्लस AgBr जो है निकल जाएगा। KCN देने पर CN होता है, AgCN देने पर NC होता है, तो डायरेक्टली AgCN से कर सकते हो। एनिलीन टू बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये भी डायरेक्ट कर सकते हो। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन से हो जाएगा। यहाँ पर HNO2 दे सकते हो या NaNO2 HCl, और यहाँ पर टेम्परेचर देना पड़ेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इजीली जो है डायजोनियम मतलब N2Cl जो है प्लस माइनस ऐसे दो के तो मिल जाएगा। इस रिएक्शन को डायजोनियम रिएक्शन बोला जाता है। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टू फेनॉल, ये भी कर सकते हो। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टू फेनॉल, ये एक स्टेप का कन्वर्शन है। N2Cl बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, उसको अगर तुम फेनॉल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर H2O और हीट देना पड़ेगा, या बॉइलिंग H2O लिखोगे तब भी हो जाएगा। तो ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फेनॉल, प्लस N2 जो है गैस होके निकल जाता है, प्लस HCl जो है निकल जाता है। तो ये साइड प्रोडक्ट अगर याद ना भी रहे, मेन प्रोडक्ट कोई लिखे तो उसको भी नंबर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स। यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, मतलब T1 दिया है, और 20 मिनट्स कंप्लीट होगा तो उसका भी टेम्परेचर मतलब T2 दिया है। कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर केस 1 में दिया था 50% कंप्लीशन, ये क्योंकि ये 50% का केस है तो यहाँ पर ये T हाफ जो है टाइम जो है ये T हाफ है। एक्चुअली 50% का केस मतलब हाफ लाइफ डायरेक्टली बोला है, तो बड़ा फॉर्मूला ना यूज करके जो ऐसे छोटा फॉर्मूला यूज करेंगे उसको ही आसानी होगा। तो T हाफ इक्वल टू 0.693 बाई K1, तो K1 इक्वल टू 0.693 बाई 40। अभी हमने नहीं इसको कैलकुलेट किया, बाद में करेंगे। इसका टेम्परेचर था 300। सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड केस में बोला है T हाफ जो है 20 मिनट्स, तो 0.693 बाई 20, तो ये K2 निकल गया, टेम्परेचर 320। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला था एक्टिवेशन एनर्जी का, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो K2 और K1 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर 0.693 कैंसिल हो जाएगा, 40 से 20, यहाँ पर 20 से 40 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आएगा। और यहाँ पर टेम्परेचर को हमने बिठा के ये कैंसिल करके एक्टिवेशन एनर्जी जो कैलकुलेट किया है वो जूल पर मोल में किया है, पर इसको अगर तुम 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो किलो जूल पर मोल में निकालना ही सही होगा क्योंकि ये SI यूनिट है। इसका आंसर 27.66 के आसपास आ जाएगा किलो जूल पर मोल। थोड़ा सा आंसर इधर उधर हो सकता है क्योंकि सभी लोग जो है डिजिट में कन्वर्ट करते हैं और कुछ कुछ लोग सब डिजिट नहीं लेते, तो इसीलिए, पर वो चलेगा, यहाँ पर उतना मैंडेटरी वो नहीं, पर आसपास आना चाहिए। राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। पहला कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो का तो बहुत एग्जांपल था, तो कैनिज़ारो का कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। हमने यहाँ पर छोटा एग्जांपल ही देना है क्योंकि टाइम जो है बचाना है, नंबर तो ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पर 50% NaOH या KOH कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर एक होता है HCOONA प्लस एक होता है CH3OH। एक तो इससे था और एक बेंजाल्डिहाइड से था, तुम कोई भी दे सकते हो। अगर तुम बेंजाल्डिहाइड से दोगे तो 2 C6H5CH2 लिखोगे, एक में C6H5COONA और एक में C6H5CH2OH, तो सेम ही चीज होगा। नेक्स्ट HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन में CH3 CH2 एक कार्बोक्सिलिक एसिड का
रिएक्शन था। CH3COOH डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग, CH3COOH, और यहाँ पर क्या देना पड़ता है, रेट की, मतलब रेट फॉस्फोरस, और कोई भी एक हैलोजन, हमने Cl2 लिया है और इसके साथ H2O। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा कार्बन है इसमें एक क्लोरीन जो है या कोई भी हैलोजन जो तुमने दिया है वो ऐड हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर HCl जो है ये निकल चुका है, तो ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन बहुत बड़ा है, तो एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन देख लो, कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर, इधर एसिटल्डिहाइड से दे सकते हो या बेंजल्डिहाइड से दे सकते हो, सॉरी एसिटल्डिहाइड से दे सकते हो या एसीटोन से दे सकते हो। इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन का वीडियो CH3CHO, इसको अगर मैं डिटेल में थोड़ा सा बोल दूं, और इस साल एल्डोल और कैनिजारो दोनों ही आया है। ये दोनों एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लिया, इसमें तुम लिखोगे डाइल्यूट NaOH, तुम एसीटोन भी ले सकते हो, इनकेस वहां पर बैराइटा देना पड़ेगा, तो H जो है इधर जाएगा और CH2 के साथ ये C जो है बाइंड कर जाएगा, तो CH3C ऊपर में H, नीचे OH हो जाएगा, यहाँ पर CH2 और CHO, यही तक दोगे तो चल जाएगा, यही एल्डोल कंडेंसेशन है। इसके बाद एक एडिशनल स्टेप होता है I2 हीट का, उसको ना देना, ना दोगे तब भी चल जाएगा, वो उतना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर जो है 1 मार्क्स दिया है। हाउ विल द बी कन्वर्टेड, यहाँ पर कन्वर्शन दिया है एसिटल्डिहाइड टू एसीटोन। अब डायरेक्ट कन्वर्शन एसिटल्डिहाइड से एसीटोन, ऐसे डायरेक्ट कन्वर्शन तो नहीं होगा, तो इसको पहले एसिटल्डिहाइड जो है CH3CHO, इसको तुम अगर ऑक्सीडाइज कर दोगे K2Cr2O7 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 देके तो CH3COOH आ जाएगा, उसके ऊपर तुम MnO हीट दे दो, MnO 300 डिग्री सेल्सियस, इसको तुम कैल्शियम सॉल्ट करके भी कर सकते हो, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ CH3COCH3, तो क्योंकि स्टेप जो है हमें कम करना है, तो यहाँ पर एसीटोन चला आएगा इस तरीके से। नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड टू यूरोट्रोपिन, इसका एक बैलेंस्ड इक्वेशन है 6HCHO प्लस 4NH3, एरो देखे CH2 होल 6N4 प्लस 6H2, तो यहाँ पर 6H2 जो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकल जाएगा, और यहाँ पर यूरोट्रोपिन ऐसे तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन का है, यहाँ पर ONO और NO2 प्रेजेंट है, तो ये लिंकेज होगा फर्स्ट वाला आंसर, क्योंकि यहाँ पर एम्बाइडेंटेड लाइगेंड प्रेजेंट है, लिंकेज आइसोमरिज्म। इसमें देखो H2O जो है अंदर बाहर कम ज्यादा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये हाइड्रेट हो जाएगा या सॉल्वेट हो जाएगा, हाइड्रेट और सॉल्वेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्लोरीन अंदर ब्रोमीन बाहर, यहाँ पर ब्रोमीन अंदर क्लोरीन बाहर, तो ये आयोनाइजेशन हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन आइसोमर, इस तरीके से 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट IUPAC, नाम लिखने को यहाँ पर बोला है, तो ये जो नाम होगा ये होगा 4 NH3 है तो टेट्रा एमीन, उसके बाद 2 H2O है तो डाई एक्वा। अब नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा ये 3 आएगा, तो कोबाल्ट एक साथ ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये भी 10 ईयर से ही पूछा है, सभी यहाँ पर 10 ईयर से ही ऑलमोस्ट आया है, सब कुछ ना कुछ साल में आया था। K2NiCN होल 4, ये होगा पोटाशियम, क्योंकि पहला जो है K2 है तो पहले पोटाशियम है, तो पोटाशियम। उसके बाद यहाँ पर CN जो है वो 4 है तो टेट्रा। अब यहाँ पर सायानो लिख सकते हो, सायानिडो लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर सायानो ही लिखूंगा, पोटाशियम टेट्रा सायानो। अब निकेलेट, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देना पड़ेगा जो कि 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, 4 - 2 करने पर यहाँ पर 2 ही आ रहा है, तो पोटाशियम टेट्रा सायानो निकेलेट 2।
नेक्स्ट ये वाला जो न्यूमेरिकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो दिया है, मतलब काप्पा जो दिया है, ये दिया है इतना मोलर सॉल्यूशन का, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहाँ पर लैम्डा 0 भी वैल्यू दिया है। तो काप्पा दिया है यहाँ पर 5.25 10 टू द पावर -5, तो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा काप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, मोलरिटी भी दिया था, तो मोलर कंडक्टिविटी 210 निकल गया। अब इन्फिनाइट डायल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए दो जो वैल्यू दिया है फॉर्मिक एसिड का, एक H+ और एक HCOO-, दोनों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करके 400 निकल रहा है। तो अल्फा इक्वल टू नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी जो हमने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाई इन्फिनाइट डायल्यूशन में जो होगा, यही फॉर्मूला था। तो 0.525 मतलब 52.5%, इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट दी टाइम टेकन। तो यहाँ पर टाइम जो है ये निकालना पड़ेगा। W दिया है डिपोजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड व्हेन अ करंट I दिया है 2 एम्पियर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। ये CuSO4 का रिएक्शन क्या होगा? CuSO4 का रिएक्शन होगा Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एरो देके Cu। एटॉमिक वेट भी यहाँ पर दिया गया है कॉपर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए डेटा पहले लिखना पड़ेगा। पहले रिएक्शन जो है ये हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होता है कैथोड में, Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन एरो देके Cu, मतलब N जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होगा। अब W जो है 1.27 ग्राम दिया है, I जो है 2 एम्पियर, टाइम निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला है फैराडेज फर्स्ट लॉ वाइज W इक्वल टू ZIT। अब W इक्वल टू Z का मतलब क्या है? एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई N इंटू 96500 इंटू IT। अब W का वैल्यू दिया है, एटॉमिक वेट 63.5, N जो है 2 है, और यहाँ पर 96500, I भी 2 एम्पियर है, 2 कैंसिल हो गया। टाइम कैलकुलेट किया 1930 सेकेंड में आ गया। तो ये सेकेंड में रखने पर ही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है और वाला, एक्चुअली ऊपर वाला ही सही था, नीचे वाला भी ठीक ही है, मतलब दोनों कुछ डिफिकल्ट ऐसा नहीं आया है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 200 ओम। तो पहले 0.1 मोलर KCl जो सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस दिया है 200 ओम। व्हेन द सेम cell is filled with 0.02 molar NaCl solution, the resistance is 1100 ohm. If the conductivity of 0.1 molar solution is 0.0129, calculate the cell constant and molar conductivity of 0.02 molar NaCl। अब पहले केस में यहाँ पर हम लोग फॉर 0.1 मोलर KCl सेल कांस्टेंट सभी के लिए सेम होता है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि सेल कांस्टेंट जो कि L/A का रेशियो होता है, सेल कांस्टेंट इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस R। अब यहाँ पर देखो कंडक्टिविटी दिया है 0.0129, तो यहाँ पर 0.0129 इनटू रेजिस्टेंस दिया है। इसका रेजिस्टेंस दिया है, इसका रेजिस्टेंस 200 ओम 0.1 का, तो 200। अब इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 0.0129 इंटू 200, ये करने पर 2.58 आ जाएगा, 2.58 आ जाएगा। तो पहला जो आंसर है वो निकल गया है सेल कांस्टेंट। और मोलर, क्योंकि सेल कांस्टेंट सभी के लिए सेम ही होता है, इसका भी सेल कांस्टेंट जो होगा 0.02 मोलर का भी सेल कांस्टेंट वही होगा। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए पहले तो कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर 0.02 मोलर NaCl, इसके केस में वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल कांस्टेंट इक्वल टू कंडक्टिविटी मतलब काप्पा इंटू रेजिस्टेंस। अब इसका सेल कांस्टेंट क्या है? 2.58 यहाँ पर निकल गया है, तो 2.58 इक्वल टू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यहाँ पर काप्पा ये निकालना पड़ेगा इंटू इसका रेजिस्टेंस क्या है? 1100 ओम। तो यहाँ पर काप्पा इक्वल टू 2.58 डिवाइडेड बाई 1100, 2.34 इंटू 10 टू द पावर -3, 2.345 इंटू 10 टू द पावर -3 ये निकल रहा है। अब इसका यूनिट तुम दे सकते हो एस मीटर इनवर्स, ऐसे तुम यूनिट दे सकते हो। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो एस सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्या है? मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। मोलर कंडक्टिविटी निकालना आसान है। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या है? काप्पा इंटू
1000 बाई मोलरिटी। यहाँ पर काप्पा जो है इसका वैल्यू तुम पुट करोगे 2.345 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, तो ये 10 क्यूब है वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मोलरिटी मतलब 0.02। तो इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे 117.25 यूनिट जो होगा मोलर कंडक्टिविटी का, वो तुम लिख सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, ईएमएफ दिया है 0.89, ये रिएक्शन भी दिया है। तो यहाँ पर SN4+ से SN2+ को हम लोग सेपरेट करेंगे, वो कैथोड है, उससे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। और यहाँ पर Cr से Cr3+ है, वो एनोड है, उससे भी इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएगा। डेल जी रिएक्ट करना पड़ेगा, प्रेडिक्ट वेदर द अबव सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। यहाँ पर डेल्टा E0 सेल दिया है, कैथोड रिएक्शन जो है 3SN4+ 6 इलेक्ट्रॉन SN2+, क्योंकि 4 इंटू 3 करने पर यहाँ पर 12 आता है, तो और यहाँ पर 3 इंटू 2 करने पर 6 आता है, तो इजीली 6 इलेक्ट्रॉन देने पर तभी जाके होगा। नेक्स्ट एनोड रिएक्शन जो है 2Cr से 2Cr3+, 3 इंटू 2 6 होगा, तो इसीलिए इधर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। एन जो है 6 निकल गया यहाँ पर, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो डेल G0 इसका फॉर्मूला क्या है, -NFE0 सेल, तो एन जो है 6 है, F9500 क्योंकि 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम्ब होता है, और 0.89 E0 सेल दिया है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जूल में ये आएगा, किलो जूल 1000 से डिवाइड करोगे तो 515.31 किलो जूल पर मोल। अब क्योंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बोला है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि या नहीं होगा, सिंस डेल्टा G0 जो है वो नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन जो होगा ये स्पॉन्टेनियस इन नेचर होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस डेल्टा G0 इज नेगेटिव, thereby the reaction will be spontaneous in nature। तो ये था लास्ट जो क्वेश्चन आया था ये। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। मैंने 2 पार्ट में ये पूरा जो ISC 2020 का केमिस्ट्री का इस साल का जो पेपर हुआ था उसको मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।